अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ द नी जॉइंट, जिसे हम नी जॉइंट का ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्यों होता है और इसके हमारे पास पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस को समझने के लिए ये एक डायग्राम मैंने ड्रा की है। ये हमारी थाई बोन है जिसे हम फीमर बोन कहते हैं, और ये हमारी लेग की बोन है जिसे हम टीबिया बोन कहते हैं। और ये जो जॉइंट है, इन दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, ये नी जॉइंट है। इस नी जॉइंट के अंदर सॉफ्ट कार्टिलेज होती है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो कार्टिलेज है ये नरम हड्डी होती है, चिकनी हड्डी होती है, सॉफ्ट बोन होती है। और इसका काम ये है कि इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में इसकी आर्टिकुलेशन हो, जॉइंट बने, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, हड्डियाँ एक दूसरे के करीब ना आएँ, हड्डियाँ एक दूसरे के करीब ना आएँ और एक दूसरे के ऊपर रब ना हो, रगड़ ना खाएं, जोड़ घिसे ना। ये इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का पर्पस होता है। अब होता क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो कार्टिलेज है, जिसकी थिकनेस मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको हम आउटलाइन कर लें, तो ये जो थिकनेस है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ये इस वक्त इतनी मौजूद है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस जब डेवलप होना शुरू होता है तो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज बहुत ज़्यादा अरसे तक घिस कर डैमेज होकर इसकी थिकनेस कम रह जाती है। अब आप इस तस्वीर में देखें जो कि ओस्टियोआर्थराइटिक नी है, ये नॉर्मल नी है जिसके अंदर कार्टिलेज की थिकनेस नॉर्मल मौजूद है। अब ये देखें कि ये डायग्राम एक ओस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट की बनाई है जिसके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, जोड़ खिंच चुका है, कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है, वेयर एंड टेयर हो चुका है, और जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट को चलते फिरते हुए दर्द हो रहा है। अब देखें इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी सी रह गई है, ये कार्टिलेज पतली हो गई है, कम रह गई है, डैमेज हो गई है, जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका है और इसके अंदर कार्टिलेज की थिकनेस, मोटाई ज़्यादा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज इंटैक्ट है और ये प्रिजर्व है, शॉक एब्जॉर्बिंग कर रही है। ऊपर का जो वेट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आ रहा है नी जॉइंट उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर सलाहियत नहीं रखता क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गई है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुशन के तौर पर और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर कि हम जंपिंग रनिंग करें तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो स्ट्रेन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, ये अपने साथ उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। इसी तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट देना, ताकि हम नी जॉइंट पर जब भी मूवमेंट करें, इसको बेंड करें, स्ट्रेट करें, भाग दौड़ करें, रनिंग करें, जिम करें, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें तो जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन यानी कि रगड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिकनेस कम हो जाएगी तो जॉइंट आपस में रब करेगा और रगड़ खाएगा और आवाज़ आएगी और पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, जोड़ सूज जाएगा और पेशेंट को पेन होगा और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिट हो जाएंगी। पेशेंट एक किस्म का अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए सही तरीके से नहीं गुजार सकेगा क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मोबाइल नहीं रहेगा पेशेंट। तो इसकी अलामात क्या आती हैं? नंबर 1 इज़ पेन, पेशेंट को सिवियर पेन होता है। नंबर 2 इज़ स्वेलिंग, जब जॉइंट सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, आर्थराइटिक हो जाता है तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। नंबर 3 इज़ क्रेपिटस वो कड़क कड़क कड़च कड़च की आवाज़ें हैं जो कि जॉइंट के अंदर से आती हैं। अक्सर आर्थराइटिक पेशेंट्स को ये आवाज़ें आती हैं जब भी वो घुटने को बेंड करें या स्ट्रेट करें, क्योंकि हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आ चुकी होती हैं और एक दूसरे का जब रगड़ खाती हैं तो ये आवाज़ पैदा होती है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डिफॉर्मिटी, जब हमारा जॉइंट अनइवनली उसकी जॉइंट स्पेस की नैरोइंग हो जाती है तो हमारा एक साइड खुल जाती है और एक साइड बंद हो जाती है। अमूमन जो हमारे जॉइंट है ये मीडियल साइड यानी कि घुटने की अंदर वाली साइड क्लोज हो जाती है, ये हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और ये वाली साइड थोड़ी सी ओपन रहती है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि जॉइंट की जो नीचे वाली जो टीबिया बोन है वो अंदर की तरफ टर्न हो गई हो, ऐसे टर्न हो गई।
तो ये इसको वॉरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। डिफॉर्मिटी यानी कि उंगली टांग थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। नंबर 5 पॉइंट, स्टिफनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज ऑफ मोशन, रोम का कम हो जाना, क्योंकि जब जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है, क्रेपिटस है, डिफॉर्मिटी आ गई है तो जॉइंट स्टिफ हो जाता है, उसकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और अकड़ जाता है और उसके जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये ओस्टियोआर्थराइटिस की सिम्टम्स हैं और हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, जिसके अंदर बहुत अरसे तक पेशेंट को माइक्रो ट्रामा कार्टिलेज के अंदर होता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज डैमेज होती रहती है, उसकी कार्टिलेज की थिकनेस कम होती जाती है और एट द एंड पेशेंट इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसकी बोन एंड बोन ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अगर हम इस सारे प्रोसेस की स्टेजेस की बात करें कि ओस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस क्या हैं, किन स्टेजेस से गुजरकर एक इस्टेब्लिश्ड और एडवांस्ड ओस्टियोआर्थराइटिस आता है, उसके स्टेजेस में नंबर 1 इज़ माइनर, नंबर 2 इज़ माइल्ड, नंबर 3 इज़ मॉडरेट, नंबर 4 इज़ सुवेयर। ये ओस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरे पर जो फाइंडिंग्स आती हैं वो आती हैं जॉइंट स्पेस नैरोइंग, जॉइंट स्पेस हमारी नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। नंबर 2 इज़ सबकॉर्नरल सिस्ट, सबकॉर्नरल स्क्लेरोसिस, ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट्स का मतलब ये है कि हमारी जब बोन ओस्टियोआर्थराइटिक हो जाती है तो यहाँ पर हड्डियों की ना नोकें से बन जाती हैं, बोनी आउटग्रोथ हो जाती हैं, जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये ओस्टियोआर्थराइटिस का लैंडमार्क है। एंड डिफॉर्मिटीज़, ये हमारी एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं। जॉइंट स्पेस नैरिंग, सबकॉर्नर सिस्ट, सबकॉर्नर स्क्लेरोसिस, ओस्टियोफाइट्स, डिफॉर्मिटीज़। अब ये जो सारी जो फाइंडिंग्स हैं ये इस माइनर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर स्टेजेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्रेस करती हैं और जो सीवियर स्टेज है या एडवांस्ड ओस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर जो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस है ये बोन ऑन बोन डेवलप हो जाता है। बोन ऑन बोन ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम ओस्टियोआर्थराइटिस का हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज रेस्ट, NSAIDs, फिजियोथेरेपी, स्प्लिंट्स, medications, local massages, lifestyle modifications। इसका मतलब ये है कि हम रेस्ट करें, दर्द की दवाइयाँ लें, फिजियोथेरेपी करें, हमारे मसल्स अराउंड द नी उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइजेस करें, उसको कोई स्प्लिंट वगैरह लगाएं और पेन किलर जेल्स लगा सकते हैं, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उठने बैठने की एहतियातें कर सकते हैं। ये हमारा नॉन ऑपरेटिव, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जो कि हम मोस्टली पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। नंबर 2 स्टेप इज़ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज ऑफ द ओस्टियोआर्थराइटिस है, स्टेज 1 या 2 है, यानी कि माइनर और माइल्ड डिग्री ओस्टियोआर्थराइटिस है, तो जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको, सूजन को कम करने के लिए हम उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं। वो इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं और तेल वाले, ऑयल वाले या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं, जेल इंजेक्शन जिनको कहते हैं वो होते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इन इंजेक्शंस की शर्त ये है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ द ओस्टियोआर्थराइटिस होना चाहिए ताकि ये इंजेक्शन जो हमारे जो डैमेज्ड ओस्टियोआर्थराइटिस है और डैमेज कार्टिलेज है उसको हीलिंग प्रोसेस को इन्हांस कर सके। नंबर 3 ट्रीटमेंट इज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी
ये एक एंड स्टेज है, एडवांस स्टेज है। जब हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज में हो जाए, बोन एंड बोन ओस्टियोआर्थराइटिस हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो, जो खिस गया हो जोड़, जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो उसके बाद हमारे पास वाहिद ऑप्शन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी रह जाता है, जिसके अंदर ऑपरेट करते हैं और हम जॉइंट जो है ना वो प्रोस्थेसिस डाल देते हैं, जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं, नया जॉइंट डाल देते हैं। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें ये 3 ऑप्शन ज़हन में रखने चाहिए कि एक नॉन ऑपरेटिव है, और एक है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस, एक है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, और इसकी स्टेजेस को देखना चाहिए। स्टेजेस को देखते हुए और पेशेंट के सिम्टम्स को देखते, एज, कोमॉर्बिडिटीज़, वेट, ये सारे देखने के लिए हम सारे देखने के बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट का डिसीजन करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।